बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। स्काइलन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने फिगर्स ऑफ स्पीच पार्ट 1 किया था, जो फर्स्ट पार्ट था, और आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने 5 फिगर्स ऑफ स्पीच कवर किए थे, जिसमें सिमिली, मेटाफर वगैरह थे। आज हम इसके आगे करेंगे। जो नंबर 6 पर आएगा वो है यूफेमिज्म। अब यूफेमिज्म क्या है जी? यूफेमिज्म किसे कहते हैं? किसी ऐसी चीज़ को जो डिसएग्रीएबल हो, यानी जिसको आप वैसे नॉर्मली तौर पर अगर सुनेंगे तो आप उससे एग्री नहीं करेंगे, आपको मुश्किल लगेगा, आपके कानों को मुश्किल लगेगा, सुनने में आसान नहीं होगा, थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज़ होगा, थोड़ा सा एक कहते हैं ना हार्ड, और थोड़ा सा कड़वा लफ्ज़ होगा, और उसका नाम उन्होंने चेंज करके एग्रीएबल नाम देना, यानी उसका नाम जो है सिर्फ चेंज करके, मीनिंग वही होगी उसकी, मगर उसका नाम जो है कुछ एग्रीएबल, यानी सुनते हुए आपको थोड़ा सा मुश्किल, हार्ड या कड़वा नहीं लगेगा। तो ऐसी जो टेक्निक है उसे आप यूफेमिज्म कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सुनेंगे एग्जाम्पल्स तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे ही हैज़ फॉलन अस्लीप। अब इसका मतलब ये है ही हैज़ डाइड। अगर डायरेक्टली आप किसी को कहते हैं ना ही हैज़ डाइड, तो ये डाइड वाला जो वर्ड है ये डिसएग्रीएबल, यानी थोड़ा सा कड़वा है, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा हार्ड है, सुनने में थोड़ा सा रफ लगता है, थोड़ा सा हार्श लगता है। तो आप अगर उसकी बजाय ये वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे कि हैज़ फॉलन अस्लीप, तो दैट मीन्स कि वो मर चुका है। वो सुनने में तो थोड़ा सा सिंपल, थोड़ा सा मीठा, या थोड़ा सा मीठा तो खैर नहीं कह सकते, थोड़ा सा इजी लगता है बनिस्बत उसके ही हैज़ डाइड के। दूसरा देखें, यू आर टेलिंग मी अ फेरी टेल। अब यहाँ पर अगर आप किसी से कहें कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो झूठ जो वर्ड है, यू आर टेलिंग लाई, लाई जो वर्ड है थोड़ा सा हार्श है, थोड़ा सा कड़वा है, और थोड़ा सा हार्ड है। उसके बजाय इन्होंने क्या इस्तेमाल कर दिया? यू आर टेलिंग मी द फेरी टेल। अब फेरी टेल यानी परियों की कहानी, तो फेरी टेल का मतलब भी वही होता है जो कि झूठ से है, मगर वो सुनने में इतना हार्श नहीं होता। नंबर 7 पर आते हैं, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या होता है जी? एंटीथेसिस होता है कि आप स्ट्राइक करेंगे अपोजिशन या कंट्रास्ट को, ठीक है, और जिसमें एक ही सेंटेंस के सेंटिमेंट्स हों। अब इससे मुराद क्या है कि स्ट्राइकिंग अपोजिशन और कंट्रास्ट ऑफ वर्ड्स और सेंटिमेंट्स इज मेड इन द सेम सेंटेंस, यानी एक ही सेंटेंस के अंदर आप दो अपोजिट या कंट्रास्ट या फ़र्क वाले, अपोजिशन या मुखालफत वाले वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, या सेंटिमेंट्स इस्तेमाल करेंगे। एक ही सेंटेंस के अंदर दो वर्ड्स या दो सेंटिमेंट्स ऐसे इस्तेमाल करेंगे जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मुखालफत में होंगे। जैसे एग्जाम्पल है, मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज। अब यहाँ पर प्रपोज और डिस्पोज, प्रपोज जो है यानी बंदा एक सोचता है और खुदा दूसरी सोचता है, तो यहाँ पर जो डिस्पोजेज और प्रपोजेज जो हैं ये वर्ड्स क्या हैं? कंट्रास्ट में हैं। ये दोनों वर्ड्स क्या हैं? अपोजिशन में हैं, ठीक है। और ये दोनों ही मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज, ये दोनों जो सेंटिमेंट्स हैं ये, या स्टेटमेंट्स हैं, या जो फ्रेजेस हैं, ये भी अपोजिशन में ही हैं। फिर है, टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, यानी गलती करना इंसान का काम है और माफ़ करना खुदा का काम है। तो अब यहाँ पर भी देखें, दो अपोजिट जो है कंट्रास्टिंग वर्ड हैं, कंट्रास्ट हैं, अपोजिशन में हैं, सेंटिमेंट्स हैं। उसके बाद देखें, मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन। अब यहाँ पर भी एक कंट्रास्ट है, अपोजिशन है, बहुत सारों को बुलाया जाता है मगर चूज़ जो है बहुत ही कम को किया जाता है। तो इस तरीके की जो कंट्रास्ट है, जो अपोजिशन है एक ही सेंटेंस के अंदर, चाहे वो वर्ड्स का हो, फ्रेजेस का हो, उसे आप एंटीथेसिस कहते हैं। उसके बाद है जी नंबर 8 पर ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन क्या है? स्पेशल फॉर्म ऑफ एंटीथेसिस, यानी ये भी एंटीथेसिस यानी अपोजिशन या कंट्रास्ट वाला काम है, मगर इसमें क्या होगा है कि टू कंट्राडिक्टरी क्वालिटीज़ आर प्रिडिक्टेड ऑफ सेम थिंग, यानी एक ही चीज़ के अंदर दो मुख्तलिफ कंट्राडिक्टरी यानी अपोजिट, कंट्रास्ट में क्वालिटीज़ दी जाएंगी। एक ही चीज़ की दो मुखालफत या दो मुख्तलिफ जो है क्वालिटीज़ दी जाएंगी, जो एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ होंगी, या एक दूसरे के बिल्कुल कंट्रास्ट में होंगी, एक दूसरे के बिल्कुल ज़िद में होंगी, ठीक है ना। जैसे एंटीथेसिस हमने पढ़ा था, बिल्कुल इसी तरीके से, मगर ये एक ही चीज़ का जो है मतलब फॉर्म है, एक ही चीज़ की दो क्वालिटीज़ हैं, कंट्रास्टिंग क्वालिटीज़। जैसे एग्जाम्पल में देखें,
ऑनर रूटेड विद डिसऑनर स्टूड। अब ऑनर एंड डिसऑनर ये क्या है, एक ही चीज़ के, ठीक है ना, एक ही आदमी के अंदर जो इज्जत है और एक ही आदमी के अंदर जो डिसऑनर है, ठीक है। अब ये ऑनर एंड डिसऑनर ये दोनों ही एक ही चीज़ की क्वालिटीज़ मतलब जो है ना बताई गई हैं। अब यहाँ पर इसे कहते हैं ऑक्सीमोरॉन, यानी कंट्रास्टिंग वर्ड्स तो इस्तेमाल करें मगर एक ही चीज़ के कंट्रास्टिंग वर्ड्स हों, वो दोनों क्वालिटीज़ जो हों वो एक ही चीज़ की हों मगर अपोजिट क्वालिटीज़ हों। जैसे ट्रुथ स्टैंड्स फॉल्सली ट्रू। अब देखें फॉल्सली ट्रू, यहाँ पर क्या है, ट्रू हकीकत सच और फॉल्सली झूठ, ये दोनों जो वर्ड्स एक साथ आ रहे हैं मगर ये दोनों ही क्या आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी और अपोजिट क्वालिटीज़ हैं, ठीक है ना। ट्रुथ की दोनों अपोजिट क्वालिटीज़ हैं, फॉल्स एंड ट्रू। उसके बाद है काइंड क्रूअलिटी। अब काइंड और क्रूअलिटी ये दोनों क्या है, अपोजिट और कंट्राडिक्टरी क्वालिटीज़ हैं। एक बंदा रहमदिल भी हो सकता है और क्रूअल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं आप ऑक्सीमोरॉन। उसके बाद आता है जी 9th नंबर पर एपिग्राम। एपिग्राम क्या है, एपिग्राम जो है ये ब्रीफ डायरेक्टली पॉइंटेड सेइंग है, यानी आप कुछ डायरेक्ट ऐसे कैसे ना वाइजली कुछ बोलें, ठीक है, विद एंटीथेटिकल आइडियाज़ विच एक्साइट सरप्राइज और अरेस्ट अटेंशन। यानी कोई ऐसी आप सेइंग या कोई ऐसी कहावत या कोई ऐसी बात बोलें जो कि एंटीथेटिकल हो, यानी ज़ाहरी तौर पर वो एग्रीएबल डिसएग्रीएबल वाली जो बात हम कह रहे थे ना वो चीज़ होगी इसमें, और ऐसे मतलब वो ध्यान जो है अट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी का अटेंशन पाने के लिए, किसी को हैरान करने के लिए एपिग्राम को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यानी ये क्या है, ये तो एक तो शॉर्ट होगा, ब्रीफ होगा और टू द पॉइंट होगा, ठीक है, टू द पॉइंट होगा, डायरेक्ट पॉइंटेड होगा यानी टू द पॉइंट होगा, छोटा सा होगा मगर टू द पॉइंट होगा, और वो उसके अंदर जो है एंटीथेटिकल आइडियाज़ होंगे। एंटीथेटिकल यानी कुछ ऐसे नाम दिए गए होंगे जो वैसे तो कड़वे लफ्ज़ होंगे मगर उनके लफ्ज़ जो है चेंज करके स्वीट वर्ड्स इस्तेमाल किए गए होंगे। जैसे एग्जाम्पल देखें, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन। अब यहाँ पर चाइल्ड बाप है एक आदमी का। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, अब देखें यहाँ पर ये क्या है, एपिग्राम है, बहुत ही शॉर्ट ब्रीफ है मगर इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही जहानत भरा है, ठीक है, बहुत ही वाइजफुल है, यानी विजडम से फुल है। और इसके एक्साइटमेंट या सरप्राइज हम हैरान हो जाते हैं कि एक बच्चा जो है वो आदमी का बाप कैसे है, ठीक है ना। ये क्या है, एंटीथेटिकल आइडियाज़ इस्तेमाल किए गए हैं यहाँ पर। उसके बाद है फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर ट्रीड, यानी जो बेवकूफ़ होते हैं वो वहाँ पर दौड़ते हैं, भागते हैं, जाते हैं जहाँ पर फरिश्ते भी जाने से डरते हैं। अब यहाँ पर भी देख लें, ये एक पॉइंटेड टू द पॉइंट और बहुत ही जहानत भरा, विजडम से भरा हुआ एक मुहावरा है, और ये अगर आप सुनेंगे तो आपको हैरान भी करेगा और आपकी अटेंशन के ये इसका मतलब क्या हो रहा है आप ये जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है आर्ट लाइज इन कंसीलिंग द आर्ट, यानी असल जो आर्ट है वो आर्ट छुपाने में ही आर्ट है, फ़न जो है वो छुपाना ही फ़न है। अब ये सुनने में आपको थोड़ा सा हैरान भी करेगा और थोड़ा सा आपको एक्साइट भी करेगा, आपको अटेंशन भी उसकी आपकी ग्रैब करेगा कि भाई इसका मतलब क्या होगा, और जब आप इसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो ये बहुत ही बड़ा एक विजडम भरा कोई ना कोई लेसन होगा इसके पीछे। उसके बाद नंबर 10 पर है आयरनी। आयरनी क्या होता है जी, रियल मीनिंग जो है वो अपोजिट होती है लिटरल मीनिंग से। आयरनी आपने अक्सर सुना होगा कि जो ज़ाहरी तौर पर उसकी मीनिंग होती है वो एक्चुअल में उसकी मीनिंग नहीं होती, लिटरल मीनिंग से वो चेंज होता है, उसके बिल्कुल अपोजिट उसकी मीनिंग होती है, तो वो कहलाता है आयरनी। अब आयरनी जो है ये भी फिगर्स ऑफ स्पीच में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, ख़ास तौर पर पोइट्री के अंदर, फिक्शन के अंदर, मगर पोइट्री के अंदर बहुत ज़्यादा और फिक्शन के अंदर भी, और जो नॉवेल्स लिखे जाते हैं जो और भी बहुत सारे मतलब स्टोरीज़ लिखी जाती हैं उसके अंदर आयरनी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आयरनी को जब आप एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखें, नो डाउट बट ये आर यानी यू आर द पीपल विजडम डाइज विद यू। अब यहाँ पर कहने का मतलब ज़ाहरी तौर पर लिटरल इसकी मीनिंग क्या हो रही है कि तुम ही वो इंसान हो जिस पर जो है जहानत या जो दानाई है वो ख़त्म हो जाती है, यानी तुम्हारे बाद ख़त्म है, बस तुम पर ही ख़त्म है,
तुमसे कोई और बढ़कर है ही नहीं दानव में, यानी वाइज कोई ज़्यादा नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब ये है कि तुम में बिल्कुल भी अकल नहीं है। हम अक्सर आपने देखा होगा किसी को मॉक करते हुए, किसी को टीज़ करते हुए बोलते हैं यार तुम तो इतने ज़हीन हो माशाल्लाह से। अब असल में हमारी मीनिंग क्या होती है, हम उस आयरनी यूज़ कर रहे होते हैं और उसमें हमारा मतलब ये होता है कि तुम में तो बिल्कुल भी अकल नहीं है, तुम तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ हो। इस तरीके के जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किए जाते हैं उसे आप आयरनी कहते हैं। आई होप कि ये फिगर्स ऑफ स्पीच जो आज हमने 5 किए हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई फिर भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट 3 जो है इंशाल्लाह मैं इसका जल्दी बनाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।